क्या आप दिल्ली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज की स्पेशल सीरीज चल रही है जो कि 1000 एमसीक्यूज की सीरीज है, जिसमें हमारा टारगेट है कि आपको 90% से ज़्यादा स्कोर लाना है। चाहे आप नेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेआरएफ की, चाहे पीजीटी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पर्टिकुलर वो नेट जेआरएफ तो पर्टिकुलर एक ही चीज़ें हो गई, ठीक है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपने प्रॉपर एक टारगेट रखा हुआ होगा, तो उसके हिसाब से आपको 90% ज़्यादा स्कोर लाना है, ठीक है ना। पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो उसके हिसाब से ना केवल 2020 में होने वाले बल्कि 2021 में भी होने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। क्योंकि अगेन आप सभी को पता है लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स के डिले भी होंगे। तो 2021 में भी आपको ऑलमोस्ट 2020 वाले सारे चीजें मिलेंगी। अभी तक हम लोगों ने इसके 73 पार्ट ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे अपने 585 पार्ट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। साथ ही साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आप सभी को पता है सभी में देते ही हम लोग हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 74 नंबर। अभी तक जिन्होंने इस पूरी सीरीज को प्रॉपरली शुरू से फॉलो नहीं किया है, जाइए जाकर के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पूरी सीरीज का, जाके जरूर देख लीजिए या फिर प्ले लिस्ट में ढूंढ लीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि क्लासेस मिस कर जाओगे अदरवाइज आप ही, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने ये रहा। ओके, एक लिस्ट दिया हुआ है आपके पास में, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, दोनों को आपको मैच करवाना है। पहला ऑप्शन देखिए, चलिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल यानी कि एनएमसीसी, अच्छा, कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की बात हो रही है, मतलब जहां पर कॉम्पिटेटिव हो रही है, मतलब कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, उनको ध्यान देना है। तो अगेन मैं ध्यान से देखूं तो ये चीज हमें सिंपली डायरेक्टली इसी में दिखता है, द कंपटीशन एक्ट 2002, बिना किसी चीज को चेंज किए। इंडस्ट्रियल आएंगे नहीं, 11th ईयर प्लान आएगा नहीं, पब्लिक सेक्टर होगा नहीं, तो ऐसे ही सबको हटा दो यार, ठीक है ना। कंपटीशन है तो कंपटीशन ये भी मिल जाएगा। तो ए में 3, देखो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज आप अच्छे से ध्यान देखो, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आईआरडीए जो कि है 1951 के तहत इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। क्या बाकी चीजें यहाँ पर आएगी? जी नहीं, ये चीज अगेन हमारा इंडस्ट्री के जो हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उन सब चीजों को दिखलाता है, किस तरह से उसमें लिबरल्स दिए गए थे, किस तरह से छूट दिए गए थे, किस तरह से एक लाइसेंस के तहत काम करना है, यह सब चीजों को इसमें टेक केयर किया जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज में बात करूँ सिंपली, देखो ये भी आपको सी में आप 1 देख लो, सी में 1 भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो अगेन ये चीज तो सही है, आपको मालूम चले कि आंसर नंबर 1 होगा, ठीक है ना। देखो बहुत सारे ये दोनों मैंने इसलिए पहले बताया आपको क्योंकि ये दोनों देख करके ही आपको पता चल जा रहा है, अगर आपको प्रॉपर पूरी चीजें नहीं पता है तो भी, ठीक है। दूसरा एक और क्या अच्छा तरीका है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 ईयर प्लान भले अब बंद हो चुके हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस कभी बंद नहीं होंगे, ये हमेशा चलते रहेंगे। और 11th की बात करूं तो इसमें बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था कि किस तरह से हम लोग जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो अगेन ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब एक ही बचा हुआ है भैया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि पब्लिक सेक्टर को दिखलाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दिखलाता है। तो क्लियर है, तो सभी के सभी चीजें हमारी प्रॉपरली मैच कर रही हैं ऑप्शन नंबर ए से। तो राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है। जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर टिक किया, बहुत अच्छे, आप लोगों ने प्रॉपर पढ़ाई की है, बिल्कुल सही जा रहे हो। और जिन्होंने आंसर गलत आया, कोई बात नहीं यार, आप लोग करेक्शन कर लो, पढ़ क्यों रहे हो, करेक्शन करने के लिए ही ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि कोयोटो प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या है इनमें से। सबसे पहले बात करते हैं कोयोटो प्रोटोकॉल आखिरकार है क्या। अगर मैं कोयोटो प्रोटोकॉल की बात करूं बेसिकली, तो इसमें आपको जो चीजें ध्यान रखना है, ये बेसिकली एक तरह का इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्या है? ये इंटरनेशनल ट्रीटी है बेसिकली हमारा, ठीक है। जिस जो कि हमारा 1992 में यूएन के द्वारा हुआ था। और दूसरी चीज में एक और फैक्ट बता दूं कि इसमें उस समय टोटल 84 सिग्नेचर्स किए गए थे। ये सब चीजें तो आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मालूम करना है। क्वेश्चन में पूछा गया ये संबंधित किससे, किससे जुड़ा हुआ है,
तो बेसिकली ये जो चीज की गई थी, ये बेसिकली इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए किया गया था, उसे सुरक्षित करने के लिए, उसे बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्लियर है? क्योटो प्रोटोकॉल अच्छे से याद रखो, बहुत काम की चीज क्वेश्चन है, और इस बार इससे क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि भैया अगेन आप सभी को पता है इन्वायरमेंट में बहुत सारे सुधार हुए हैं ना, तो इन्वायरमेंट तो आप सभी को पता है कि जिस तरह से अच्छा हुआ है, भले इनकी वजह से ना हुआ हो, कोरोना की वजह से हो गया हो, लॉकडाउन की वजह से हो गया हो, लेकिन हुआ तो है। ठीक है, तो अगेन इन्वायरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन कुछ उसी तरह का है हमारा। उरुग्वे राउंड, ये बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है? तो ये उरुग्वे जो राउंड था वो किससे जुड़ा हुआ है, क्या है ये? अगर मैं बात करूं डायरेक्टली इसके बारे में, तो ये है हमारा 8th राउंड ऑफ MTN। तो बोलोगे सर MTN क्या होता है? मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन। क्या होता है? मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन। ठीक है ना? इसमें बेसिकली होता क्या था, इसमें हम लोग ट्रेड की किस तरह से, ट्रेड को किस तरह सेटअप करना है, उन सब चीजों को देखते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसमें 123 कंट्रीज शामिल थी उस समय। कितनी कंट्रीज शामिल थी? 123। 1 2 3 आसान तरीका है याद करने का। इसमें 123 कंट्रीज शामिल थी, जिसको कि GATT गेट के द्वारा में इम्प्रूव किया गया था। इन्होंने उस चीज को अच्छे से देखा था। गेट क्या होता है? अगेन फुल फॉर्म पता होना चाहिए आप सभी को, नहीं पता है तो नोट कर लो। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इन सब चीजों को हुआ था। कब ये सिग्नेचर हुआ था, कब ये चीजें 123 कंट्री सामने आई थी? 30 अक्टूबर 1947 को इन लोगों ने ये काम किया था। कब किया था? 30 अक्टूबर 1947 को। कितने राउंड्स होते हैं इसमें? 8 राउंड्स होते हैं। कितनी कंट्रीज थी? 123 कंट्री हैं। सभी चीजें अच्छे से नोट डाउन करो, अच्छे से याद रखो, एग्जाम में क्या पूछ ले किसको क्या पता है भैया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर है। Which of the following are outside the scope of Consumer Protection Act 1986? 1986 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? 1986 एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके हिसाब से कौन सी स्कोप को लिस्ट से बाहर रखा गया था, आउटसाइड रखा गया था? न्यूज़पेपर इंडस्ट्री जी नहीं, ये आता है। बैंकिंग इंडस्ट्री ये भी आता है। क्या बच गया तब? सर्विस प्रोवाइडेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पर्सनल सर्विस। अच्छा, पर्सनल सर्विस को नहीं रखा गया था, क्यों ऐसा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्यों ऐसा? कल की जो हमने इवनिंग क्लास की थी, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर और सर्विस मार्केटिंग, जिन्होंने वो देखा होगा उनको इसका आंसर बड़े इजीली पता होगा कि क्यों ऐसा है। नहीं देखा होगा तो भैया कंफ्यूजन तो होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, इवनिंग क्लासेस जरूर अटेंड किया करो, जो हम लोग डेली लाइव करते हैं। ठीक है ना? तो ये बेसिकली पर्सनल सर्विस इस लिस्ट नहीं लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म नहीं था, उससे हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हेयर कट करना, अब हेयर कटिंग करना कि आपने बोल के रखा भैया देखो ऐसा काट दो, अब सपोज ऊपर नीचे हो गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है भैया, वो चेंजेस हो सकती है, कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्म है नहीं उसमें, इसलिए इसे पर्सनल सर्विस को उसमें नहीं लाया गया था। इसमें हेल्थ वगैरह भी चीजें इंक्लूड की जाती है। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग? ओके, प्रूडेंस प्रिंसिपल आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, जिसका दूसरा नाम है कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए प्रूडेंस प्रिंसिपल बेसिकली क्या था? देखो, प्रूडेंस प्रिंसिपल की बात करूं तो ये बेसिकली जितने भी पॉसिबल लॉसेस थे, फ्यूचर में जितने भी होने वाले पॉसिबल लॉसेस थे, उन सभी को ये लेकर के आती थी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए, टेकिंग केयर ऑफ दी फ्यूचर लॉसेस, जितने भी फ्यूचर लॉसेस थे ना, उन सबको ये लाती थी। कमेंट करके बताओ कि प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में कौन से फ्यूचर लॉसेस हम लोग यूज करते हैं। कम से कम आपको कमेंट करके मुझे 3 इस तरह के पॉसिबल लॉसेस को बताने हैं। इस तरह के कितने लॉसेस? 3 लॉसेस को बताना है, जो कि प्रूडेंस प्रिंसिपल के तहत में आता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताना है कि 5 में से आपने कितने स्कोर किए। ठीक है, अगेन आप लोगों से मिलूंगा कल, उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। जिन्होंने तक लाइक नहीं किया है लाइक करो, और जिन्होंने अभी तक ई बुक या फिर हमारी बुक अभी तक नहीं ली है, भैया फटाफट ले लो, एग्जाम आपका है, जॉब आपको निकालना है, तो पड़ोसी आकर के आपके लिए पढ़ाई नहीं कर देगा।
इसीलिए फोकस आपको करना है, ठीक है ना। चलो अगेन आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना। आप सभी लोगों को राधे राधे।